थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं सोचा प्री की कट ऑफ 140 में जाती है, माइंड में ये था। तो मैं 140 तक ले आया था, पर कट ऑफ 150 प्लस चली गई थी। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे तो उसमें से 10 to 15 हाँ एक्यूरेसी से करेक्ट करने हैं। और वो हो ठीक। सकती है, उसमें 7-8 तो साइंस के आ जाएंगे। तो बच्चों की जो बुक्स होती थी एनसीईआरटी, अच्छा वो अच्छा। मैं उनको भी पढ़ाता था, और उससे भी कई बार जो हम पढ़ाते हैं ना वो एग्जाम में अगले दिन दिख जाता है कि हाँ। सफलता को सब सलाम करते हैं, पर उसके पीछे छुपी कठिनाइयों को सब नजरअंदाज कर देते हैं। कोई नहीं सोचता या कोई नहीं जानता कि एक स्टूडेंट आज जो सफल है वो किन रास्तों से गुजरा है, कितनी मुश्किलों से, कितने परिश्रम के बाद उसको ये मुकाम हासिल हुआ है। नमस्कार, हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ऐसे ही एक परिश्रम की कहानी आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ थापा, जो सीजीएल 2024 में पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट उन्होंने हासिल की है। और उनकी पूरी स्ट्रगल जर्नी समझेंगे आज कि कैसे तैयारी शुरू की, क्या इंस्पायर, किस चीज ने उनको इंस्पायर किया, कैसे उनकी जर्नी रही, और कैसे आज वो जो है एक ऐसी पोस्ट पे है जो बहुत लोग जिसका सिर्फ सपना भर देखते हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। सर मैं बहुत अच्छा हूँ। नाइस, लवली। तो सौरभ, सीजीएल 2024 आपने क्रैक कर लिया है। बहुत लोग जो हैं सोचते रह जाते हैं और भरते हैं फॉर्म फिर छोड़ देते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, सीजीएल क्यों, मतलब क्या लगा आपको कि मुझे सीजीएल देना है? सीजीएल क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ही फेमस हम्म। एग्जाम है, ऑलमोस्ट हम्म। हर किसी को इसके बारे में पता है। राइट। और सबसे मेन, अगर एग्जाम का होता है तो इंटरेस्ट होता है। अगर अब हम्म। हम एग्जाम का सिलेबस देखते हैं, अगर वो हम्म। हमारे सब्जेक्ट से मैच होता है तो हम्म। डेफिनेटली हम उसको क्रैक करने की एक कोशिश करते हैं। हम्म। तो इसका जो सिलेबस है, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस और हम्म। रीजनिंग, तो हम मेरी मैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छा रहा था कमांड। और लवली। मेन का जब पैटर्न बदला था तो उसमें इंग्लिश में 135 मार्क्स का जी आता। जी, इंग्लिश तो आज मैं भी सबसे मेंस में, हाँ, टायर 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। इंग्लिश की तो वहां से मैंने जब मॉक टेस्ट और मतलब प्रैक्टिस करी तो मुझे लगा कि हाँ ये डुएबल है, मैं इजीली इसको मतलब अगर थोड़ा सा पढ़ूंगा तो डेफिनेटली कर लूंगा। बाकी हम्म। फिर टाइम के साथ धीरे धीरे पढ़ना, रिवीजन, मॉक टेस्ट, उसके साथ मुझे समझ में आ गया कि क्रैक डुएबल है, इसलिए ये मैंने चुना सीजी। लवली। तो यहां जब आप आए होगे, आप देखो, ऐसा तो हर कोई होता है जो शुरू से नहीं सोचता है कि मुझे सीजीएल देना है। ज्यादातर कहानियां जो मैंने सुनी है, जितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू मैंने लिया है, वो लोग कुछ कोर्स कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, और वहां से निकल के आता है कि नहीं, मुझे शायद सीजीएल में जाना चाहिए। तो आपका शुरुआती ड्रीम क्या था? मतलब जब आप स्कूल से निकले होगे, कॉलेज की तरफ गए, तो आपने किस में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया? कैसे आपकी वो पढ़ाई जर्नी रही और वहां से ट्रांजिशन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आफ्टर ट्वेल्थ मैंने ग्रेजुएशन एक अपने उत्तराखंड देहरादून के कॉलेज में एडमिशन लिया एज अ बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ओह लवली। इस कॉलेज के पास कोचिंग सेंटर्स तो होती हैं, वहाँ पर हाँ। एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम हम देखते थे उसको। हम्म। उसके बाद जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई तो फिर मैंने बीएड, क्योंकि मैं घर में ट्यूशन वगैरह करता था। अच्छा। मैंने बीएड का सोचा कि मैं टीचिंग मेरी थोड़ी सही टीचिंग हो रही लाइन है, में आगे जाएंगे। हम्म। इनका एग्जाम मैंने बीएड का कोर्स शुरू कर दिया। ओके। फिर साथ बाय साथ टीचिंग एग्जाम तो उस टाइम पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मैंने तो मुझे किसी अपने सीनियर ने सजेस्ट किया कि साथ साथ ये फॉर्म भरते रहना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, जो आप पढ़ रहे हो ओह। वो आप अप्लाई कर पाओगे उसको। तो मैंने लवली। ऐसी एसएससी बैंकिंग का एग्जाम दिया, बैंकिंग मेरा थोड़ा सा सेट नहीं हुआ, तो फिर मैंने एसएससी का एग्जाम देखा तो लगा कि तो मैं टीचिंग एग्जाम भी पढ़ता रहा, साथ साथ ये पढ़ता रहा। टीचिंग एग्जाम में ये हुआ कि सी टेट यू टेट क्लियर हुआ, पर हम्म। उसके फॉर्म, केवीएस के फॉर्म नहीं आ रहे। काफी हम्म। मतलब फॉर्म ना आना, तो मुझे लगा कि शायद दूसरे, अगर हम एसएससी की तरफ थोड़ा सा भी पढ़ लेता हूँ और उसको देखता हूँ उसका हो जाए तो पहले इसको ज्वाइन कर लूंगा। तो वही रहा हम्म। कि टीचिंग के साथ साथ मैंने एसएससी का पढ़ना शुरू करा, क्योंकि मुझे सिलेबस थोड़ा मैच करा और इंग्लिश मेरा था इंटरेस्ट, तो तब मैंने इसका फॉर्म भरा और फिर क्लियर हुआ ये एग्जाम। लवली। मतलब कि अगर मैं रिआइटरेट करूं तो आपका एक्चुअली डायरेक्ट कभी था ही नहीं कि मुझे एसएससी में ही जाना है। ये बड़ी बड़ी शानदार स्ट्रेटेजी मुझे लगी कि आपने एम किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और खास तौर पे टीचिंग में लाइन में मुझे आगे बढ़ना है शायद। तो केवी के फॉर्म्स खुलेंगे जब तक। और किसी ने बड़ा अच्छा सजेशन आपको दिया कि जब उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आई थिंक 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, कुछ होता है पहले। तो जब तक वो नहीं हो जाती एलिजिबिलिटी, तब तक आप वैसे ही जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के वो देते रहिए। अगर कहीं फिट हो गए तो ठीक, वरना कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आपका होता रहेगा, आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। और करेक्ट, एकदम। लकीली उसमें आपकी नौकरी निकल आई।
करेक्ट। वाह, लवली। तो ये मान सकते हैं हम कि ये पहला अटेम्प्ट था, या फिर ऐसे आपने पास्ट में कुछ अटेम्प्ट दिए हैं और तब जाके आपने इसको क्रैक किया? अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हुआ था, क्योंकि प्री 2022 में उस टाइम मैंने फ्रेशली सिलेबस पढ़ा था, तो प्री हो गया था। उस टाइम कट ऑफ भी थोड़ी कम गई थी, अच्छा। 114 गई थी जनरल की। राइट राइट राइट। उसके बाद मेंस में कुछ नंबरों से रह गया था, तो मुझे वहां हम्म। से एक मोटिवेशन तो आया कि हाँ, मैं कर सकते हैं। इतनी कम प्रिपरेशन में कर लिया। फिर हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कि मैं सोचा हाँ। प्री की कट ऑफ 114 ही जाती है, माइंड में ये था। हम्म। तो मैं 140 तक ले आया था, पर कट ऑफ हम्म। 150 प्लस चली गई थी। उस टाइम हम्म। मुझे सेटबैक लगा, और मैंने देखा हम्म। गलती क्या हुई। गलती ये नहीं थी कि मुझे आता नहीं था, गलती ये हम्म। कि प्रिपरेशन मैंने टाइमिंग में क्वेश्चन आते थे, पर वो मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं थी। तो फिर मैंने एक महीने का ब्रेक लिया। वो फेल हम्म। होने के बाद बुरा तो लगता है कि हम्म। जब आप फेल होते हो इतना बिल्कुल। पढ़ने के बाद। हम्म। मैंने एक महीने ब्रेक लिया और देखा कि गलतियाँ क्या थी। गलती ये थी हम्म। कि सिलेबस पता है, रिवीजन भी है, बस ये कि वो प्रैक्टिस, वो 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है वो एक गेम होता है। आपको हम्म। उसमें टाइम मैनेज करके सारे क्वेश्चंस को जो आपको आते हैं उसको अटेम्प्ट करना है, और जिसको नहीं आते उसको स्किप मार के बाद में देखना है। तो बस थर्ड अटेम्प्ट में ये करा, प्री निकला, मेंस निकला, जस्ट फिर वो बिकॉज सब ऑफ होता चला गया। टाइम मैनेजमेंट कि वो पैटर्न समझ के ये पूरा एनालाइज किया अच्छे से। और वो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे टू लर्न। मतलब सौरभ का ये कहना है यहाँ पे दैट ये जो आई थिंक हर कोई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहा है, जो आपके टीचर्स भी हैं, हर कोई यही समझाता है कि एनालिसिस इज द की। यानी एग्जाम में असफल होना ही अंत नहीं है। अगर हो गए, आप अनसक्सेसफुल हो गए किसी कारण से, ठीक है, ग्रीव करो, यू नीड दैट टाइम, दुखी रहो, लेकिन उसमें से बाहर निकलो, बाउंस बैक करो। और सबसे पहला काम ये करो कि ये समझो कि गलती हुई कहाँ, प्रॉब्लम क्यों आई। ऐसा तो नहीं है ना कि रैंडमली हमको भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। उसको अंडरस्टैंड करो, वहां चोट मारो और उसको अगली बार जो है सही तरीके से हासिल करो। बहुत बहुत बढ़िया सौरभ, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है सुनने में। आप मुझे बताइए कि अभी आपका ड्रीम पोस्ट क्या था जब आपने सीजीएल का फॉर्म भरा होगा? वैसे तो आपने बोला, मुझे बताया कि मेरे को सीजीएल में इतना ऐसा डाई हार्ड सीजीएल का इंटरेस्ट था नहीं पहले, बट जब आपको पता लगने लगा, जब आपने एक अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद कुछ तो मन में धारणाएं हर स्टूडेंट की बन जाती है, अगर मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए या फिर ये काम करना है। तो आपके मन में क्या आया कि मुझे क्या करना है, या फिर आपके मन में यही था कि बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए जैसी भी हो, मुझे कोई पर्टिकुलर उसकी वो नहीं है? डेफिनेटली सबका ये होता है कि होम पोस्टिंग, क्योंकि ये वीडियोस होम बहुत यूट्यूब पे आती है पोस्टिंग। कि पोस्ट बेटर और होम पोस्टिंग। तो सबके ओके। दोनों के ओपिनियन, तो मैं चाहता था कि होम, हमारे घर के बगल में एक सीएजी करके एक डिपार्टमेंट है, अच्छा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर तो ऑडिटर जनरल, हाँ राइट। और वहाँ पे एक भैया काम करते थे मेरे पड़ोस में, और वो बोलते थे कि काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, काफी ऑर्गेनाइज्ड, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था। मतलब मुझे वो काफी हिट करा था कि वो जॉब मिलनी चाहिए। ओके। और बट उसकी वैकेंसी थोड़ी कम थी, और देहरादून में तो शायद थी भी नहीं। तो अच्छा। वो मेरा ड्रीम पोस्ट था, तो मैं उसको चाहता था करना। बट फिर पोस्टल असिस्टेंट भी मिला। इसमें भी ये है कि होम पोस्टिंग के चांस हैं अभी, कुछ टाइम बाद ट्रांसफर हो सकता है, तो ये भी ठीक है। अच्छा। पर अगर ड्रीम पोस्ट की बात करूँ तो मेरा वही ड्रीम पोस्ट है, सीएजी में एक पोस्ट। तो आप दोबारा अटेम्प्ट देने वाले हो फ्यूचर में, ऐसा कुछ सोच रहे हो, या अभी खुश हो जिससे जो मिल गया उससे? हाँ, डेफिनेटली दूंगा मैं अटेम्प्ट, अगर इम्प्रूवमेंट का मुझे ट्राई करोगे? ये तो भी। सौरभ से जब बातचीत हो रही थी तो उनसे जानने का मौका मिला कि उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि अपने घर के आसपास उनको जो है पोस्टिंग मिले। और उसी सिलसिले में उत्तराखंड से सौरभ जो है बिलोंग करते हैं, देवभूमि से। और इनको जो अभी डिपार्टमेंट जो है आपका, पोस्टल डिपार्टमेंट जहाँ पे आप पोस्टेड हो, वो केरला में है, राइट? यस, तो करेक्ट। वहां पे कुछ साल की सर्विस के बाद ये अवेलेबिलिटी, ये ऑप्शन है इनके पास कि ये जो है उत्तराखंड में ट्रांसफर लेके लाइफ टाइम अपने घर के पास सर्विस दे सकते हैं। तो चलिए, करेक्ट। बहुत बहुत मुबारक हो सौरभ आपको, ये बहुत ही एटलीस्ट पार्शियली ही सही, जो आपने सोचा वो आपको मिल गया। हाँ, जिस लाइन से, करेक्ट। लाइन थोड़ा भटक गया होगा, बट जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट आपको मिल गया। दैट्स अ ब्यूटीफुल करेक्ट। थिंग। तो सौरभ, अब आपकी प्रेपरेशन जर्नी की बात करते हैं। आपने एक बहुत ही बढ़िया उम्दा चीज हमें बताई है कि आपने तीन मतलब 3 शिफ्ट में इसको क्लियर किया है, मतलब 3 अटेम्प्ट्स में इसको क्लियर किया है। हाँ, तो हाँ। यानी कि ये जो आपका प्रेपरेशन जर्नी रहा होगा, वो काफी लॉन्ग रहा होगा, काफी लंबा रहा होगा। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट्स भी हुए होंगे, कहीं कहीं आपने फेलियर भी देखा होगा, कभी कभी आप परेशान हो गए होगे, ऐसे भी मौका यस। आया होगा जब आपको लग रहा है कि यार मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये सब। मुझे ये जानने में रुचि है कि इन सब चीजों से कैसे उभरे आप। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। आप पहले तो ये बताओ, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा आपका प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आप बीएससी बैकग्राउंड से हो,
तो मैं मान सकता हूँ कि जीएस में तो आपकी आराम से आपको इजीली शायद प्रिपरेशन हो गया होगा, उसमें प्रॉब्लम रहा नहीं होगा। बट क्या मैथमेटिक्स भी था बीएससी में कि नहीं था? हाँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैंने पहले कहा इंग्लिश। मैंने हाँ, जब इंग्लिश तो आपने बता दिया, वेरी गुड एट इंग्लिश, नाइस, वंडरफुल। 12th के बाद मैं कोचिंग में गया था, मैम के यहाँ, ज्योति मैम है ओके। हमारे, फेमस है उत्तराखंड हम्म। में, वो एनडीए सीडीएस एसएसबी वाली प्रिपरेशन कराती है। ओके। तो वहां से जब मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश को नई तरीके से पढ़ा था, तो मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया था कि, क्योंकि स्कूल में हमने इतनी क्लैरिटी से नहीं पढ़ा था, तो हाँ, क्लैरिटी राइट। करने के बाद हम्म। तो मैंने वहां से इंग्लिश का मुझे बहुत ही फेवरेट लगा कि इंग्लिश सही है। जाना कि बेसिक्स से पूरा, तो वो मेरा फेवरेट रहा है। हम्म। बाकी मैथ्स भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी, पर ठीक है। ठीक रीजनिंग, है। फिर रीजनिंग नहीं पढ़ी, रीजनिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब पढ़ते हैं कि हम्म। वो एक बार पढ़ लेते हैं तो वो पूरा सेट हो जाता है, तो हाँ, राइट राइट। रीजनिंग हम्म। अच्छा, और हाँ, कुछ वन सारे। टाइम इन्वेस्टमेंट है वो। हम्म। हाँ, और बाकी हम्म। रही जी के जीएस, मतलब साइंस वाला पार्ट तो क्लियर है बीएससी। हम्म। थोड़ा हम्म। हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा कम था मेरा, मतलब इतना हम्म। स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा नहीं हो पाता था मुझसे, हम्म। मैं बताऊंगा। बट ये कि इंग्लिश मैथ रीजनिंग काफी सही रहा है नाइस, मेरा। लवली। तो मतलब 3/4 ऑफ द पेपर तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहा है। इंग्लिश भी अच्छा था, मैथ्स भी डिसेंट था, हाँ, रीजनिंग में भी आपको इंटरेस्ट रहा, जीके जीएस में जीएस वाला पोर्शन भी हैंडल होता गया। जीके में थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा, वो सबका ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसी से शुरू करते हैं। तो आपने क्या मतलब कैसे बिल्ड किया जीके को, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी थी कि जीके को मैं, क्योंकि मुझे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है, तो आपने पहले उसको टैकल किया, कैसे उसको हैंडल किया, कैसे नोट्स बना के पढ़ के किस तरह से आपने इसको ग्रो किया, उसमें पहले सब्जेक्ट कौन सा हैंडल किया, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ बता सकें तो। तो सर जीएस में मतलब अगर 25 क्वेश्चन आ रहे मेंस और प्री, दोनों में बता बात करते हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि सारे कर लूंगा मैं, वो ऑफ पॉसिबल कोर्स। ही नहीं है। कोई बोलता है बिल्कुल कि मैं, बिल्कुल। हम्म। बहुत ही रेयर होंगे जो कर लेंगे। हम्म। तो हम्म। मेरा एक क्लियर था कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 10 to 15 हाँ, एक्यूरेसी से करेक्ट करना है, और वो हो ठीक है। सकता है। उसमें 7 8 तो साइंस के आ जाएंगे, हम्म। एक पॉलिटी सही लगती है वो भी हो जाती है, हिस्ट्री ठीक है। ज्योग्राफी। तो मेरा इतना ही था कि इतना ही करना है एटलीस्ट, ताकि मैं इतने स्कोर कर लूँ। तो उसके लिए प्रिपरेशन मैंने, जैसे मैं नोट्स बनाता था, यूट्यूब से देखा है, हम्म। परमार एसएससी उनसे देखा था। हम्म। और मैं साथ साथ, इससे मैं बहुत ट्यूशन पढ़ाता हूँ शाम को ना, तो हम्म। बच्चों की जो बुक्स होती थी एनसीईआरटी, अच्छा वो अच्छा। मैं उनको भी पढ़ाता था। और उससे भी कई बार जो हम पढ़ाते हैं ना, वो एग्जाम हम्म। में अगले दिन दिख जाता है कि हाँ, क्योंकि वो चैप्टर जुड़े हुए, 6 to 10 का सिलेबस और एसएससी का हाँ, मेरे ख्याल से काफी कनेक्टेड है। तो काफी वो पढ़ता कनेक्टेड था, है। उनको रिवीजन वहीं से। मैं मतलब मेरा आधा प्रिपरेशन तो टीचिंग के थ्रू ही हुआ है। जो मैं हम्म। पढ़ता था, वो मैं शाम को जब पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं रिवाइज हो रहा है। रिवीजन वैसा नहीं है, वो कराते कराते ही, मैथ्स का हो इंग्लिश का हो। और मैंने ट्यूशन अपना 3 से 7 o'clock तक शाम को पढ़ाता था, तो उसमें मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कराता था, अच्छा, साइंस पढ़ाना, मैथ्स कौन पढ़ाना। सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे आप? 6 to 10, ओह मोस्टली अच्छा। तो 8 to 10 ही था, पर 6 के कुछ थे, तो मतलब वो, कुछ बच्चा है। और वो सब। मतलब आप सारे सब्जेक्ट 6 to 10 एक तरह से कवर कर रहे थे, तो जो आप हाँ, पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, आपकी डिलीवरी भी यहाँ पे साथ साथ में सब्जेक्ट की हो रही थी, तो वो डबल रिवीजन भी हो रहा है, प्लस हाँ, बच्चों का भी बेनिफिट हो रहा है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रही आपकी। और ये स्ट्रेटेजी, आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं कि कई साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, उसको बेटर करने का तरीका होता है कि आप उसको डिलीवर करो, किसी को पढ़ाओ, और जितना पढ़ाओगे उतनी बारीकी में आप जा पाओगे और उतना बेटर तरीके से उस चीज को खुद समझ पाओगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, मतलब अगर आपको वंडरफुल। वाओ। मतलब ये। नाइसली सेड, नाइसली सेड सौरभ। और जो रैंक 1 है, जो आप हॉलीवुड में सर की मैंने वीडियो देखी, शुभम सर की, जो हाँ उनको हाँ डाल, हाँ। तो वो भी काफी मेरे ख्याल से कोचिंग हाँ, में, वो भी टीचिंग से ही रहे हैं पूरा। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने काफी चीजें पढ़ाते पढ़ाते मुझे, हमें पता ही नहीं चलता कि हम तैयार हो रहे हैं। वो भी हम्म। प्रिपरेशन, डबल प्रिपरेशन है एक तरह से। हम्म। तो मुझे टीचिंग से काफी हेल्प मिली। वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जीके जीएस हैंडल होता रहा। अब आप मुझे बताइए, क्वांट और रीजनिंग को ड्यूअल एक तरह से देखते हैं कि इसको, जैसे आपको लगा कि भाई क्वांट ठीक ठाक ही था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब तब तो खैर रेलेवेंट थे, 2024 में उनकी रेलेवेंस थी, बट उनका योगदान रहा होगा। बट वहां तक पहुंचने से पहले आपने कैसे बेस लेवल से रेडी किया, कैसे उसको तैयार किया, वहां तक पहुंचे, रीजनिंग को कैसे टैकल किया साइमल्टेनियसली, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कीजिए। हाँ, मतलब मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स तो मतलब हमें आती तो है, पर हम हम्म। वैसे, मैं तो टीचिंग बैकग्राउंड से, तो मेरा ये था कि मैं टाइम देता था क्वेश्चंस को, मैं एक्स मान के ये सब,
हाँ हाँ, पूरा लंबे मेथड से करते थे, वही हमें ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। हाँ, मैं तो आदत पड़ गई थी कराते हुए, हम शॉर्टकट हाँ वो लेवल राइट। पे तो नहीं कर सकते। हम्म तो वो मैंने फिर कोर्स वगैरह से देख के हम्म। थोड़ा बेसिक अपने घर के पास कोचिंग लगाई थी मैथ्स अच्छा की। तो वहां से अच्छा। मैंने, मुझे पता तो था कैसे आंसर आ रहा है, बस शॉर्टकट सीखे, मतलब शॉर्टकट वो उसी से बनते हैं, वो समझ में आ गया कि ऐसा करना है। तो वो राइट। एक बार उनका कोर्स लिया, फिर वो हम्म किरण उसकी बुक आती है पिनाकल, हम्म। पिनाकल की बुक ली थी हाँ उससे। हाँ हाँ हाँ। हम्म फिर उसके बाद फिर मॉक टेस्ट के थ्रू जो सेक्शनल मॉक्स आते हैं वो लगाए। हम्म बस एक हम्म। बार कोर्स पढ़ा था, बस एक बार कोर्स पढ़ लेता हूँ मैं। उसके बाद मेरे ख्याल से रिवीजन है, अगर हम 10 कोर्स पढ़ेंगे वो बेकार है। एक वो कोर्स तो पढ़। हाँ, वो यूजलेस ही होता है, एक बार पूरा पढ़ना है डेडिकेटेड तरीके से, बेसिक तैयारी कर लीजिए, उसके बाद उसी को बस आपको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन में काफी नई चीजें पता लगती रहती है, कई बार ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोर्स में सब कुछ हो हाँ गया है, कई बार आप रिवाइज करते करते कुछ नया पढ़ जाते हो, वो ठीक है, बट अलग हाँ। से दोबारा पूरा आपको आई थिंक रीस्टार्ट करने की आप जरूरत मोस्टली एक पड़ती नहीं टीचर, है। कोई भी टीचर को फॉलो करोगे आप, उनको फॉलो हाँ करके आप फिर बुक्स के क्वेश्चंस, क्योंकि हम जब टीचर से हम पढ़ते हैं तो हम उनके वीडियो देखते, अगर हम वीडियो से पढ़ रहे हैं तो हम वो मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारा एफर्ट क्या है उसमें। हम्म जब नया हम्म क्वेश्चन आएगा और मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे एफर्ट्स लगेंगे, वहाँ गलती हम्म होगी पर मेरे एफर्ट मुझे सिखाएंगे कि ये गलती हम्म हो। हम जब वीडियो से देखते हैं तो कई बार हम उनका ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। कॉपी करने हमें सीखना है और फिर अप्लाई, एप्लीकेशन इज द मेन, और वो मॉक टेस्ट और बुक्स के थ्रू आ जाएंगी। मॉक्स तो बहुत जरूरी है, मतलब आई एम श्योर आपने मुझे बातचीत में भी बताया था कि ऑलिव बोर्ड के मॉक्स ने खास तौर पे आपकी बहुत सहायता करी, बहुत मदद की। तो आप जब आपकी सारी तैयारी हो गई है ना, सब कुछ प्रिपेयर हो गया, आपका सिलेबस कितने परसेंट तक लगभग हो गया था जब आपने मॉक्स देना शुरू किया, और क्या आपकी मॉक की स्ट्रेटेजी होती थी, मॉक दिन में कैसे लगाते थे, कितने होते थे, और उसको एनालाइज कैसे करते थे, उस पर जरूर आप रोशनी डालिएगा थोड़ी। 70% प्रिपरेशन के बाद मॉक टेस्ट शुरू हुए थे। और हाँ। मैंने ऐसे बनाया था जैसे अगर एग्जाम था हमारा, हम्म मेरे ख्याल से जुलाई सितंबर में एग्जाम होगा, हम्म। तो मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा। मार्च मेरा ऐसा था कि हर वीक में पहले 2 मॉक्स थे, फिर जैसे ही मुझे लगा कि अब सेट हो रहा है 3 हम्म मॉक्स, 4 हम्म मॉक्स, हम्म लास्ट में आते आते डेली मॉक्स से पहुंच गया था मैं लास्ट के 2 मंथ में। और हम्म वो मतलब हैबिट बन गई थी, अगर मॉक्स ना दूं तो लगता था कि दिन खाली खाली जाएगी, मतलब वो सेट हो गया था। तो और हम्म 1 घंटे के मॉक होते हैं प्री का, हम्म तो मॉक दिया और प्री के मॉक के बाद उसका एनालिसिस। स्टार्टिंग हम्म में तो बहुत बोरिंग लगा कि क्या, पर फिर हम्म बाद में समझ में आया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम्म। क्या गलती हो रही है, क्या टाइम ज्यादा लगा है, क्योंकि ऑलिव बोर्ड में वो आता है कि टॉपर्स ने 52 सेकंड कितना में टाइम किया। लगाया, हाँ वो बहुत बढ़िया एनालिसिस है कि टॉपर ने कितना टाइम लिया और आपको कितना टाइम लगा उस क्वेश्चन को करने में। तो उसमें दिखा कि हाँ मैं मतलब मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, तो उसमें हम्म और ये स्पेशली मैथ्स में होता है, मैथ्स और रीजनिंग में, कि हम्म वहीं हम टाइम सेव कर सकते हैं। बाकी हम्म। इंग्लिश और जीएस में तो ये है कि हाँ आएगा तो यस तो नो। हम्म वहां मैंने देखा उसके बाद, और उसमें वीक जोन भी आता है, हम्म ग्राफ बना हुआ, स्ट्रॉन्ग कौन सा हम्म पॉइंट है मेरा, ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है या वो सब हम्म ग्राफ मैंने नोट किया। हम्म। सबसे पहले मैंने हॉलीवुड का तो सैटरडे का वो लाइव फ्री मॉक आता है ना, उससे हाँ शुरू करा। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने फिर मॉक टेस्ट लिया वो एलीट वाला। हम्म उसके बाद मैंने रोज, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब कि रेलिवेंट क्वेश्चन है, मतलब मैंने हम्म उसके जो 70 का सेट था मेरे ख्याल से मेंस का, हम्म तो वो पूरे हम्म लगाए थे मैंने। हम्म। तो मैंने प्री का अच्छा। बता दिया कि मैंने पहले 3 4 ऐसे करते करते, पर हाँ मेंस में मैंने डेली नहीं दिया क्योंकि वो बहुत 2.5 आवर्स का होता है। तो मैंने उसको 1 डे मॉक देना था, नेक्स्ट मतलब अगले दिन उसका अच्छे से एनालिसिस। अच्छा। जब जब नाइस। अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आया था, तो उसके बाद उसके मॉक्स के पैटर्न थोड़े लेंथी होते थे, तो हम्म उसको मैंने दिया, साथ साथ टाइपिंग भी करनी होती है, कंप्यूटर नया सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो हम्म मैंने क्या किया, थोड़ा एक दिन एग्जाम मॉक देना है, फिर उसके बाद अगले दिन उसका प्रॉपरली लिखता था कि ये क्वेश्चन गलत हुआ मैथ्स का, तो उसको नोट कर लिया। और जीएस वगैरह का मैं स्क्रीनशॉट लेता था कि उसमें, क्योंकि ऑली बोर्ड में वो आंसर के साथ वो भी पॉइंट आते हैं कि इस ऑप्शन का आंसर ये, वो हाँ में ये भी आता है, तो वो मैंने करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले रखे थे, उसको पढ़ता था। तो मॉक की स्ट्रेटेजी ये रही कि प्री में 3 4, नेक्स्ट मंथ 4, लास्ट में आते आते डेली डेली मॉक्स दिए। और मेंस में डे ऑल्टरनेट डेज मॉक विद एनालिसिस, मेंस में बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है। तो मॉक्स के बारे में काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे पता चली, और बेस्ट चीज मुझे बार बार यही लग रही है कि जैसे हम लोग भी कहते हैं कि एनालिसिस पे काफी एम्फेसिस है, मतलब सिर्फ मॉक देना जरूरी नहीं है, उसके बाद उसको डीपली एनालाइज करना बहुत हद तक आवश्यक है।
और आई थिंक एआई एनालिसिस का भी आपने काफी बेहतरीन यूज किया है, आपने वो टाइम बेस्ड एनालिसिस का भी यूटिलाइजेशन किया है। यानी छोटी छोटी चीजें जो है आपका फायदा करवा सकती हैं, उनको यूज करने भर की देर है। तो मॉक्स का एनालिसिस, और यहाँ तक कि टायर 2 में आपने एक दिन मॉक दिया और दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ उसको एनालिसिस को दे दिया। तो उस लेवल का एनालिसिस और उस लेवल का डेप्थ जब आप रखोगे, तभी एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ऑन ट्रैक रहेगी और आपको कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा आएगा। क्योंकि इसी की वजह से जो है मैं अगले क्वेश्चन पे जहां आने वाला हूं, कि जो लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इस लेवल पे नहीं जाते हैं, सिर्फ कंटेंट की तैयारी पे रहते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट श्योर आपके साथ हुआ होगा कि नहीं सौरभ, जिस दिन आप एग्जाम देने गए, आपको पता होगा, आप लेवल हेडेड रहे होगे कि मेरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ है, सब ठीक है। आपने 3 बार एक तरह से एग्जाम हॉल को फेस किया, तो तीनों बार कभी ऐसा हुआ है कि एक्सट्रीम नर्वसनेस के चक्कर में आपने गवा दिया हो पेपर, या कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं 2-3, तो इतनी हालत खराब हो गई कि आपको लग रहा है कि अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाहर निकल गए, ऐसा कुछ हुआ? और अगर हुआ तो उसको टैकल कैसे किया आपने? आई थिंक जो सेकंड में फेल हुआ हूँ ना, फर्स्ट में तो हो गया, सेकंड में जो मैंने, उससे मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैंने रिजल्ट को ज्यादा फोकस किया है। मुझे लगा कि होगा या नहीं होगा, ऐसा मतलब काफी ज्यादा अपने आप को खुद स्ट्रेस बिल्ड कर लिया। हम्म। एग्जाम हॉल में हमें इसको एग्जाम को ऐसा इतना भी सीरियस नहीं हो जाना है कि क्या होगा नहीं, वो हमें सिर्फ हमें अपनी प्रिपरेशन और अपने माइंड सेट को स्ट्रांग रखना है कि ये एक 60 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम का एक गेम है और उसमें हमने प्रिपरेशन करी है, और हमें इसको जैसे हम करते आए घर पे मॉक में वैसे करना है, एकदम हम्म। रिलैक्स माइंड। अगर हम ज्यादा ही उसको हाइप कर देंगे या फिर ज्यादा सोचेंगे उस रिजल्ट के बारे में, तो हम उस टाइम मुझे लगता है नर्वसनेस होके फील हो सकते हैं। इससे हम्म। मेरा ऐसा, और मेंस में टाइपिंग में भी नर्वसनेस हुई थी क्योंकि उसमें पैसेज थोड़ा सा लेंथी आ गया था। वो तो आई अच्छा। थिंक सब मोस्टली सबके साथ हुआ था कि हम पैसेज पढ़ के गए थे 2000 वर्ड्स का, और वो टेन हम्म। थाउजेंड का एकदम आ गया था। ओ। उस टाइम लाइन में सो जाना, तो टाइपिंग में थोड़ा हम्म। सा फंबल हुआ था। फिर पर शाम को घर आके सबने आवाज रेस करी थी कि कुछ एरर्स है, तो रीटाइप टेस्ट हुआ था। तो बस अच्छा। ये 2 बार ही हुआ है मेरे साथ, अदरवाइज एग्जाम में मैं नॉर्मल था कि जैसे होगा, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमें करते रहना है, कुछ सोचना नहीं है कि ये हो सकता है। मैंने बिल्कुल रिलैक्स मोड पे किया था उसको। वेरी नाइस। मतलब कि टाइपिंग टेस्ट वाली बात से मुझे समझ में आ रहा है कि कई बार हो सकता है कि आपके नियंत्रण में चीजें नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है कि आगे से क्या आता है आपके पास। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करके जा चुके हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा है। कई बार क्या होता है, कुछ नया सामने आ जाता है, कुछ क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है, कुछ प्रेजेंट करने का मेथड चेंज हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज आपके साथ हो जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो भी काफी बार बच्चों को ऑफ ट्रैक डाल देती है। तो वो भी कोशिश करना है आपको, जब आप मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो तभी सोचना है कि मेरे रास्ते में जो भी अड़चन आ जाए, कुछ भी नया आ जाए, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जब आप पहले से अवेयर रहोगे, तो मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि सिर्फ तैयारी या सिर्फ कंटेंट पढ़ने से ही आप एस कर लोगे एग्जाम, ऐसा नहीं है। काफी छोटी छोटी और एक्स्ट्रा चीजें हैं इस तरीके की, जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। एक काम माइंडसेट, एक लेवल हेडेड तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना। राइट। सौरभ, अब यस। कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। बस जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? आपने वैसे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे कॉन्वर्जेशन को? मैसेज ये, एग्जाम में इंटरेस्ट सबसे पहले। ऐसा नहीं कि कोई बता रहा है, मतलब कि आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है और आपको ये डेफिनेटली इस फील्ड के लिए आप बने हो, तो आप कंसिस्टेंटली, काम कंपोस्ट, रेगुलरली मेहनत करोगे विद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट सेल्फ एनालिसिस, तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। आप झूठ अपने आप से नहीं बोल पाओगे। आपको ऑनेस्टली हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंटली, विद राइट अप्रोच, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी खुद ये करके देखा है। तो आप खुद पे मेहनत करते रहिए, रोज रेगुलर रहिए। हेल्थ का भी ध्यान रखना है साथ साथ, क्योंकि अगर हेल्दी रहेंगे तो तभी हम पढ़ाई में हमारा मन लग पाएगा और करेक्ट। हम डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद ऑलीवुड प्लेटफॉर्म। आपसे मिलके जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी के बारे में जान के। और जो इनपुट्स आपने वैल्यूबल स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं, आई एम श्योर वो उनके बहुत काम आएंगे और आगे की जर्नी में उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड आप लोग अगर ये चीज़ देख रहे हैं, डेफिनेटली हॉलीवुड प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।